41 किलोमीटर की ट्रिप है, 21 अभी मुझे दिखाने के लिए लेकर आए हो? नहीं उसमें तो रैटलिंग नॉइस वगैरह का इशू बन रहा था। बाहर से किसी से उसके नट नहीं खुल रहे तो मैं अंदर टाटा के सर्विस सेंटर लेके चले गया उसको। आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है, लगभग 10 से 12 सालों तक अच्छा नाम कमाया उसने, अच्छी खासी सेल्स होती थी, लोगों ने भी काफ़ी पसंद करा। लेकिन अचानक से 2023 में हम क्या देख रहे हैं, उसकी सेल्स काफ़ी डाउन हो रही है, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है। गाड़ी है आपके सामने हुंडई की i20 और है ऋषभ भाई हमारे साथ। कैसे हो आप? हेलो सर, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये 2021 का मॉडल है, लगभग 25,000 के आसपास चली। कितनी चली एग्जैक्टली? 23,000 समथिंग चल चुकी है ये। 23,000 चल चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने ली थी तब कितने की थी? जब ली थी उस टाइम तो ऑन रोड ये 860 के अराउंड थी, बट मेरे को डिस्काउंट मिल गया था 25,000 के अराउंड का। उस टाइम 840 के अराउंड पड़ी थी, जिसमें कि 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और अंडर बॉडी वो कोटिंग वगैरह होते हैं रस्ट प्रोटेक्शन के लिए, वो थी साथ में। वो 840 में इंक्लूडेड था। बट आज के टाइम पे स्पोर्ट्स वेरिएंट का ही प्राइस 9 पार जा चुका है, 9 लाख अबव है आज के टाइम पे। इसमें से डीजल का ऑप्शन निकाल दिया, ठीक। वैसे छोटी गाड़ी में इतना सेंस भी नहीं बनता, लेकिन ऑल्ट्रोज में अभी भी दे रहे हैं ऑप्शन। सीएनजी का कोई ऑप्शन नहीं है। और इसका जो ये बेसिक वाले जो वेरिएंट होते थे उसमें टर्बो इंजन भी निकाल दिया। टर्बो अब सिर्फ एन लाइन में आएंगे। हाल फिलहाल में छोटा मोटा जो है फेसलिफ्ट दिया है इसमें, और एक बेस वेरिएंट को इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि ऐसा लगे कि गाड़ी की शुरुआती कीमत काफ़ी कम है। पिछले 2 सालों में क्या एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी के साथ? जो सोच कर ली थी वो पर्पस को सॉल्व कर रही है या फिर नहीं कर रही है? एक्सपीरियंस तो मेरा तो बहुत बढ़िया रहा है अभी तक। अच्छा। मतलब सर्विस वाइज भी देखो या गाड़ी में मैकेनिकल वाइज भी देखो, कोई इशू नहीं आया अभी तक भी। ली थी उस टाइम, मन में तो यही था अल्ट्रॉज लेने का, वो क्योंकि उसमें इस प्राइस पे टॉप वेरिएंट आ जाता है ऑलमोस्ट। प्लस बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी अच्छी थी उसकी, 5 स्टार रेटेड है वो। बट वो उस टाइम चला कर देखी तो उसमें वो टेस्ट ड्राइव वाली व्हीकल में कोई इशू था या क्या था, वो मतलब झटके वगैरह ले रही थी थोड़ी। झटके वो लेती ही थी। अब BS6 फेज 2 में अब थोड़ा ठीक हुई है वो वाइब्रेशन वगैरह थी, पावर कम थी, तो उस वजह से वो फिर रिजेक्ट करनी पड़ी। और मेन पर्पस था कि सिटी में आराम से चलाने में वो गाड़ी कोई दिक्कत ना आए और माइलेज अच्छी दे। वो सब चीज़ें देखते हुए ये i20 कंसिडर करी। और बलिनो भी आती थी उस टाइम, वो भी देखी थी, बट उसमें वो बिल्ड क्वालिटी का इशू था। प्लस एक रिलेटिव के पास भी थी मेरे, उसमें तो रैटलिंग नॉइस वगैरह का इशू बन रहा था। फिर लास्ट यही ऑप्शन बचा था तो फिर इस पे गए थे। वैसे देखा जाए तो ये एक तरीके का सेफ डिसीजन है, मतलब कभी परेशान नहीं करेगी आपको गाड़ी। और मुझे एक बात बताइए, उस टाइम पर मेरे हिसाब से रेटिंग वगैरह नहीं आई थी? नहीं, उस टाइम पे रेटिंग उसके बाद जब रेटिंग आई इसकी, तब आपको खुशी हुई या फिर दुख हुआ? क्योंकि क्रेटा है, इससे ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ी है, उसका भी वही हाल था। हाँ, उस टाइम मेरे को ये तो एक्सपेक्टेड था इससे कि ये 5 स्टार या 4 स्टार नहीं लाने वाली है, बट मैं कहीं ना कहीं यही सोच रहा था 3 स्टार के आसपास आएंगे, तो वो चीज़ मेरे को बुरी नहीं लगी। बट फिर मैंने जब क्रेटा का देखा तो उस चीज़ से मेरे को हुआ कि चलो क्रेटा से तो थोड़ी बेटर रेटिंग है इसकी। i20 जो एलीट थी वो फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में बहुत बदनाम थी और एक्चुअल में देती भी नहीं थी वो। हाँ, और इसका क्या सीन है ये बताइए आप? हाईवे पे आराम से अगर 80 के अराउंड क्रूज कर रहे हो एसी के साथ तो ये 22 इजीली दे देती है, उसमें कोई इशू नहीं आता है। और ट्रैफिक में वही है 10-12 तक भी आ जाती है। आपकी जो ग्रैंड i10 है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा देती है कम देती है? आसपास ही रहती हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता उसका। खैर माइलेज दिखाता नहीं है उसमें, तो कभी नोट नहीं करी है। सेम इंजन है दोनों गाड़ियों में? हाँ एग्जैक्टली। ड्राइवेबिलिटी में क्या अंतर फील होता है आपको? उसमें मतलब इससे कम से कम 150 किलो वेट कम है उस गाड़ी में। और पावर फिगर्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो चलाने में वो सिटी वाइज तो बहुत बढ़िया है गाड़ी। मतलब पिकअप एकदम से लेती है, एकदम बढ़िया फील होती है। बट वहीं हाईवे पे देखे तो हाईवे पे ये बेटर परफॉर्म करती है, एकदम ग्राउंडेड फील होती है। अच्छा, रेटिंग आ गई होती तो क्या आप गाड़ी को लेते? उस टाइम का नहीं पता, पर अगर आज मैं भी जाऊं गाड़ी लेने तो मैं फिर से i20 पे ही जाऊंगा इस टाइम तो। रीजंस बताओ। मेन रीज़न तो है एक तो टाटा की आफ्टर सेल सर्विस के जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं अब, उससे मेरे को काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन है। और उसमें मैं मतलब एक चीज़ तो खुद ही एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एक बार टाटा हैरियर थी मेरे ब्रदर इन लॉ की, वो उसका टायर पंचर हो गया था और उसके कॉर्नर में मशरूम पंचर लगना था अंदर की साइड से। बाहर से किसी से उसके नट नहीं खुल रहे तो मैं अंदर टाटा के सर्विस सेंटर लेके चले गया उसको। वहाँ पर उन्होंने मेरे को कहा कि आधा घंटा वेट करो, हम करके दे देते हैं। अब मैं आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे से वेट कर रहा मैं। उन्होंने उसको ठीक करके ही नहीं दिया। और उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं बाहर से करा लूँगा, कोई नहीं। तो उन्होंने उस चीज़ पे भी नहीं बोला कि चलो हम जल्दी करा देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं सर, बाहर से करा लेना। अच्छा। और फिर मैं बाहर से ही कराना पड़ा वो।
तो इस वजह से अब मेरे को लगता है कि ठीक डिसीजन था उस टाइम, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। अभी जो सर्विस एक्सपीरियंस है कैसा रहा, क्योंकि 2 सर्विस तो आपने करवा ली होगी ऑयल चेंज वाली। हाँ, 2 वो कैसा सर्विस रहा? हो चुकी। जाने वो की भी- जरूरत पड़ी? नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 3 सर्विस हो चुकी है, एक तो बेसिक चेकअप होता है जो, और बाकी 2 उसमें वही पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विस तो वो प्रोवाइड कर ही देते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। प्लस गाड़ी में कोई इशू नहीं आया था तो मैंने वही चूज़ करा। अगर कोई इशू आता तो मैं सर्विस सेंटर खुद जाने का प्रेफर करता। और उसमें भी फर्स्ट सर्विस में कॉस्ट आई थी 2000 के अराउंड, और सेकंड में भी 2100 के अराउंड कॉस्ट थी। मेंटेनेंस कॉस्ट ना के बराबर है, 2000 के आसपास का बिल आया दोनों सर्विस का। और अब देखेंगे आगे कितना आता है, क्योंकि लेबर जो कॉस्ट है वो जुड़ने लग जाएगी। लगभग उस टाइम 4 से 5 हज़ार के आसपास आप इजीली मान सकते हैं। 2-3 चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी है इसको चलाते वक्त। एक तो इसकी रिफाइनमेंट हो गई, बहुत हल्की फुल्की भी चल रही है। ये कहने का मतलब ये है बहुत स्मूथ है, सॉफ्ट है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर इन्होंने एवरेज निकाल रखा है अभी 21 का। 41 किलोमीटर की ट्रिप है, 21 अभी मुझे दिखाने के लिए लेकर आए हो? नहीं मतलब अभी वही ट्रैफिक वगैरह था नहीं, तो आराम से 60-70 पे क्रूज होती हुई आई है। वैसे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, मुझे अभी जो ये आपकी वरना हो गई और ये एक्स्टर वगैरह में आ रहा है ना, उनसे काफी अच्छा लगा ये वाला। अभी क्या क्या फीचर्स की कमी लगती है आपको इस गाड़ी में? अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो मेरे को ज़्यादा कमी नहीं लगती, बट एक मेजर जो लगता है कि हेडलैम्प्स इसमें प्रोजेक्टर देने चाहिए थे इस प्राइस पे, क्योंकि ये हैलोजन का थ्रो बहुत ही बेकार है। मतलब हाईवे पे तो ऑन करो या ऑफ करो वो बराबर ही रहता है, तो इस वजह से प्रोजेक्टर का ऑप्शन देना चाहिए था। बाकी तो एज सच कोई कमी नहीं लगती है। क्रूज कंट्रोल की तो लगती होगी यार। क्रूज कंट्रोल मैं एक्चुअली यूज़ ही नहीं करता कभी। कोई गाड़ी होती है ना क्रूज कंट्रोल के साथ भी, तो मतलब आदत ही नहीं है उस चीज़ की, कभी यूज़ नहीं करा, तो इसलिए कमी मेरे को पर्सनली नहीं लगती। बट हो सकता है लोगों को लगती है इस प्राइस पे कि। वैसे इसमें तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, प्लग एंड प्ले वाला हिसाब किताब। आपने स्टीयरिंग व्हील चेंज करना है हाँ, और चला देना है। कोरियंस में ये सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा, जैसे आप वीडियो शुरू होने से पहले बोल रहे थे ना कि ब्रेक बाइट वाला सीन, हाँ। इसकी कम है, बट ये है कि कुछ टाइम के बाद आदत बनानी पड़ेगी ऐसे ही। इनके घर पे ग्रैंड आइटन है तो उसके बहुत है, शार्प है ब्रेक बाइट। देखो इंजन वही है, तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक्स्टर ही चला रहा हूँ परफॉर्मेंस के मामले में, i10 ही चला रहा हूँ। वैसे ना इसका भी वेट काफी कम कर दिया था, 100 किलो के आसपास। हाँ, एलीट i20 के बाद तो वेट कम था इसका, 100 kg के आसपास, इसलिए वो एलीट i20 एवरेज नहीं देती थी। इसमें काफी सुधार आया और थोड़ी बहुत एरोडायनेमिक भी कर दिया। आप इसका शेप देखेंगे ना। हाँ। बाकी कैसे चलाते हो गाड़ी को, किस टाइप के ड्राइवर हो? फन मैं करना तो- पसंद करते हो या आराम से चलाना? नहीं, मैं बिल्कुल आराम से चलाता हूँ, और मेन एवरेज निकालने का यही ट्रिक है कि लाइट फुट पे चलाओ जितना हो सके। लाइट फुट पे चला रहे हो तो मतलब ट्रैफिक वगैरह भी है या ज़्यादा खुला रोड नहीं है, हाईवे नहीं है, तब भी एवरेज निकल जाती है सही। वहीं जैसे रेड लाइट पे खड़े होते हैं कई लोग, रेड लाइट ग्रीन होते ही एकदम से एक्सीलेटर ज़्यादा देना है, वो चीज़ नहीं करता मैं, तो उस वजह से एवरेज सही निकल जाती है अपने आप ही। बाकी और लोगों को भी रिकमेंड करोगे ये गाड़ी? अगर करोगे तो क्यों करोगे? और दूसरी चीज़ ये है कि एक्स्टर आ गई है और बॉडी स्टाइल उसका ऐसा है जैसे कि आजकल चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो फिर क्या राय है आपकी और लोगों को क्या सजेस्ट करोगे? फिर भी यही गाड़ी को सजेस्ट करोगे? एक्स्टर से कंपेयर करें तो एक्स्टर से कंपैरिजन में तो मैं वही है, सबकी प्रेफरेंस है। अगर कोई रूरल एरिया ज़्यादा में रहता है, किसी को ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, सिर्फ उस रीज़न से लगता है मेरे को एक्स्टर पे जाना चाहिए। उसके अलावा तो सेम इंजन है, और अगर ये गाड़ी उससे हाइट कम है और विड्थ अच्छी है इसकी, तो ड्राइविंग डायनेमिक्स तो इस गाड़ी के एक्स्टर से काफ़ी बेटर रहेंगे। बात आती है अगर किसी को ग्राउंड क्लियरेंस की प्रेफरेंस है तो वो एक्स्टर पे जाए, वरना तो i20 मेरे को पर्सनली उससे बेटर लगती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है। वैसे देखा जाए तो पीछे स्पेस काफ़ी अच्छा मिलेगा उसके कंपैरिजन में आपको। स्पेस तो काफ़ी अच्छा है। एक्सटर वैसे मैं जाके देख चुका हूँ एक बारी, बट उसमें स्पेस इससे थोड़ा कम लगता है। मैक्सिमम सिटी का रन है, ओकेजनली आप हाईवे पर जाना चाहते हो तो बहुत बढ़िया मशीन है। 20,000 किलोमीटर तक कोई पंगे नहीं हुए इनके, ठीक है। आराम से गाड़ी घर से उठा कर ले जाते हैं और घर पे दे के जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सर्विस में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो नहीं पता, बट बात ये है कि हुंडई वालों को अगर 8 या 9 मार्क्स भी दे दिए ना 10 में से, तो वो आपको खा जाएंगे फ़ोन कर करके और आपको सेटिस्फाई करके ही छोड़ेंगे। ये है उनका सर्विस एक्सपीरियंस। ये तो है। एक बार मैंने इसमें क्लेम भी लिया हुआ है ना, तो उस टाइम भी थोड़ा सा इशू आया था पेंट स्प्रे वगैरह का, तो उनका उस टाइम कॉल आया, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था कि हाँ ये पेंट स्प्रे वगैरह हो रखा है व्हील कवर पे। बट उनका 1 महीने बाद फिर से फ़ोन आया उसी चीज़ के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही अभी तक सर। उस टाइम मैंने बोला कि मैम इसमें पेंट स्प्रे वगैरह का इशू है, बाहर पेंट हो रखा है। तो उन्होंने पूछा कि सर्विस एडवाइज़र कौन था, मैंने कहा ये था।
तो कह रही कि सर हम आपकी गाड़ी पिकअप करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है, उसको रेक्टिफाई करके दे देंगे। तो उस टाइम मैंने खुद ही मना कर दिया था कि मैम कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही करा लूँगा, इस चीज़ को तो ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। बट वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, और इसीलिए मैं अभी भी अगर सेम बजट हो मेरा तो फिर से i20 पे ही जाना पसंद करूँगा एल्ट्रोज या बलिनो के कंपैरिजन में। बाकी सीट कवर वगैरह आपने लगवाए नहीं इसमें? मेरे को एक्चुअली गाड़ी बिल्कुल स्टॉक रखना पसंद है कि एक भी काम बाहर से नहीं कराना है, और इसलिए इसमें मैंने सिर्फ मैट लगवा रखे हैं बाहर से। बाकी एसी वेसी कैसे काम करता है, क्योंकि 2 गर्मियां देख ली इसने भयंकर वाली। एसी तो Hyundai के तो बिल्कुल बढ़िया काम करते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। इससे पहले एक 2012 की i10 भी थी हमारे पास CNG में, उसका भी एसी बहुत ज़बरदस्त था, और ग्रैंड i10 अभी लिया उसका भी एसी अच्छा, और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यार मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आप शुरू से Hyundai चला रहे हो। हाँ हैं? क्या Hyundai का फैन बॉय आया है क्या हमारे पास आज? नहीं, फैन बॉय वाली बात नहीं है, बट सेटिस्फैक्शन है, प्लस एक ओवरऑल सारी चीज़ें मिल जाती हैं Hyundai में। मारुति में देखोगे तो बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, और टाटा वगैरह पे जाओगे तो बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब सही है, बट वो थोड़े इश्यूज वगैरह आ जाते हैं उसमें, आफ्टर सेल्स नहीं है। तो Hyundai में मेरे को ये लगता है कि मेरी सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं हर बारी, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक मिल गई इसमें मेरे को, फीचर्स वगैरह देखो चाहे आफ्टर सेल सर्विस देखो, तो ओवरऑल एक पैकेज सही मिल जाता है, इसलिए Hyundai पे जाते हैं हम। अब बात ये भी है ना, 3 जनरेशन चला दिया आपने, 2012 से चला रहे हो। हाँ। तो अब ये रिफाइनमेंट आपको चाहिए। अब इसके अलावा आप जो जैसे मान लो रेनो के जो इंजन आते हैं 1 लीटर वाले, ठीक है, निसान के आते हैं, टाटा के आता है 1.2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन, उस पर आप नहीं जा सकते किसी भी कॉस्ट को। ये भी है। मैग्नाइट मैंने ये ले रहा था जब मैग्नाइट 1.0 टर्बो की टेस्ट ड्राइव ली थी, बट उसमें वही है, एक तो रिफाइनमेंट नहीं थी, अंदर बैठ के उसमें वो प्रीमियम वाली फील नहीं आ रही थी, थोड़ा सा प्लास्टिक क्वालिटी है ना, थोड़ी सी हल्की लग रही थी, मतलब रिलायबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क ही था कि पता नहीं था कैसी है क्या नहीं, तो इस वजह से वो कैंसिल हुई थी उस टाइम। कहने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड Hyundai ने आपके जीवन में सेट किया हुआ है, उसके अलावा आप इधर उधर नहीं जा सकते। नहीं, अब नहीं जाया जाता जल्दी से। तो चलो एक बात बताओ, Hyundai से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या इम्प्रूवमेंट अभी उन्होंने करने चाहिए? एक तो सबसे पहली चीज़ मेरे को ये लगता है कि बाकी ब्रांड्स अपने बेस मॉडल वगैरह से ही चाहे एक मॉडल ऊपर से टर्बो इंजन देने लग जाते हैं, वो चीज़ इनको देनी चाहिए, उसमें काफ़ी कमी लगती है मेरे को, क्योंकि टर्बो लेना है तो ऊपर वाले मॉडल में ही जाओ। प्लस आपको उसमें टर्बो की चाहत थी क्या इस गाड़ी में? हाँ, मैं ये ले रहा था उस टाइम, टर्बो चाहिए थी, बट मेरे को मैनुअल ही चाहिए थी गाड़ी, और ये टर्बो में मैनुअल देते नहीं थे उस टाइम, IMT आता था या CVT आता था शायद, तो उस वजह से फिर टर्बो ली नहीं, फिर इसी पे जाना पड़ा। और अभी भी वही चीज़ कर रखी है, नई वाली i20 आई है, उसमें सिर्फ N-line में दे रहे हैं। बाकी तो एक चीज़ ये है कि एवरेज गाड़ियाँ अच्छी दे रही हैं, तो थोड़ी सी एवरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करके बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर की जा सकती है। देखो, मारुति और Hyundai का जो कस्टमर है वो हमेशा एक चीज़ की कमी बताता है, जो है बिल्ड क्वालिटी, या फिर आप कह सकते हैं सेफ्टी। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी, नो डाउट, तो सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ तो है गाड़ी में, क्योंकि जो रेटिंग है वो अच्छी नहीं है, वो इस बात का सबूत है, तो लाना चाहिए। मैं कहूँगा i20 की फिर भी ठीक है, 3 स्टार जो है सिटी के हिसाब से वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, एटलीस्ट 4 स्टार तो लाया जा सकता है। अब तो 6 एयरबैग भी ये लोग देने लग गए हैं, तो 5 स्टार भी आ सकती है, तो थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, और परफेक्ट बन जाएगी गाड़ी। और हो सकता है कि जो i20 का चार्म है जो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है वो दोबारा से उभरे और इसकी सेल्स फिर से अच्छी हो। और यार CNG तो आना चाहिए। अब जो कंपटीशन है अपनी मिड साइज SUV में भी देने लग गए हैं, जैसे ग्रैंड विटारा हो गई और आपकी हाई राइडर हो गई, तो CNG का ऑप्शन आना चाहिए। हाँ, CNG का तो मेरे को भी डेफिनेटली लगता है, क्योंकि इसके कंपटीशन में देखे तो बलिनो में भी आती है और एल्ट्रोज में भी आती है, तो इसमें वो देना चाहिए, और एक्सटर में जब दे रखी है तो इसमें देने में कोई वो इशू नहीं होना चाहिए। सही बात। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच सर।